इतिहास गवाह है कि बड़े साम्राज्यों को बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि घर के भेदी गिराते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर लोहे का बना हो, एक ऐसा योद्धा जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ कटा हुआ है, एक पैर से लंगड़ा है और उसके जिस्म पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 80 गहरे घाव है। मौत उसे युद्ध के मैदान में ढूंढती रही, तलवारें उसे काटती रहीं, तोपें उसके सीने के सामने आग उगलती रहीं, लेकिन काल भी उस योद्धा को छूने से डरता था। बाबर की तोपें उसे नहीं मार सकी, इब्राहिम लोदी की सेना उसे नहीं डिगा सकी। लेकिन इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है कि जिसे पूरी दुनिया की तलवारें नहीं मार पाईं, उसे एक छोटी सी प्याली ने मार दिया। वो प्याली जिसमें अमृत नहीं, जहर था, और वो जहर देने वाला कोई दुश्मन नहीं था। वो जहर उन हाथों ने दिया था जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आज कर्मा वॉल्ट की इस केस स्टडी में हम मेवाड़ के उस सूरज की बात करेंगे जो अस्ताचल में डूबा नहीं बल्कि उसे साजिश के अंधेरे में डुबोया गया। आज की कहानी महाराणा सांगा के जहर की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कर्मा वॉल्ट की एक और डीप डाइव केस स्टडी में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में जब भी शौर्य की बात होती है तो मेवाड़ का नाम सबसे ऊपर आता है, और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का नाम एक ऐसे स्तंभ की तरह है जिसने उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की नींव को अपने खून से सींचा था। हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की शुरुआत की। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी और मुगल अपनी जड़ें जमा रहे थे। राणा सांगा 1509 यानी 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों के अनुसार सांगा अंतिम ऐसे शासक थे जिनके झंडे के नीचे राजपुताना के सभी राजा, सभी सरदार एक साथ लड़ने को तैयार थे। उन्हें हिंदू पथ कहा जाता था। उनके शरीर पर लगे 80 घाव इस बात का सबूत थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी महलों में नहीं बल्कि घोड़ों की पीठ और युद्ध के मैदानों में बिताई थी। लेकिन इस कहानी का केंद्र बिंदु उनकी जीत नहीं बल्कि उनकी वो आखिरी हार है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। जगह थी खानवा का मैदान। राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं, दो तकनीकों और दो भविष्य की लड़ाई थी। सांगा के पास वीरता थी, संख्या बल था, लेकिन बाबर के पास थी तोपें और तुलुगमा युद्ध नीति। खानवा के युद्ध में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद जो हुआ वो इतिहास की किताबों में अक्सर फुटनोट्स में डाल दिया जाता है और असली रहस्य वहीं छिपा है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। कैसे एक घायल शेर जो अपनी हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था, अपने ही लोगों के लिए बोझ बन गया। खानवा के युद्ध में जब बाबर की तोपें आग बरसा रही थीं, राणा सांगा हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। तभी एक तीर या कहा जाता है एक भाला आकर उनके सिर पर लगा। वो बेहोश हो गए। मेवाड़ के वफादार सरदार झाला अज्जा ने राणा का राजमुकुट पहनकर खुद को बलिदान कर दिया ताकि राणा को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। राणा सांगा को बेहोशी की हालत में युद्ध के मैदान से दूर बसवा लाया गया। जब राणा सांगा को होश आया तो उनके चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहला सवाल जो पूछा वो ये नहीं था कि मैं कहां हूं या मेरा इलाज हुआ या नहीं। उनका सवाल था, युद्ध का क्या हुआ, बाबर कहां है। जब उन्हें बताया गया कि राजपूत हार गए हैं, चित्तौड़ की सेना बिखर गई है और बाबर जीत चुका है, तो सांगा का रिएक्शन वो नहीं था जिसकी उनके सरदारों ने उम्मीद की थी। एक सामान्य राजा शायद पीछे हट जाता, अपनी रक्षा करता, लेकिन सांगा थे। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत से एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक मैं बाबर को हराकर चित्तौड़ की हार का बदला नहीं ले लेता, मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कसम खाई कि जब तक विजय नहीं मिलती वो अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे बल्कि सिर्फ एक कपड़ा लपेटेंगे।
ये कसम एक योद्धा के लिए ईंधन थी, लेकिन उनके साथ चल रहे सरदारों के लिए ये कसम मौत का फरमान बन गई। और यहीं से शुरू हुआ विश्वासघात का पहला अध्याय। यहां हमें थोड़ा गहराई में जाके सोचना होगा, साइकोलॉजी को समझना होगा। राणा सांगा के सरदारों की मनोदशा समझिए। खानवा के युद्ध में हजारों राजपूत मारे जा चुके थे। मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य कमर टूट चुकी थी। बाबर अब दिल्ली और आगरा का बादशाह बन चुका था। उसके पास बारूद था, नई तकनीक थी। दूसरी तरफ राणा सांगा का शरीर छलनी था। वो फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वो रणथंबौर पहुंचे, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया। उनकी योजना थी कि वो बाबर पर फिर से हमला करेंगे जब बाबर चंदेरी के मेदिनी लाय पर हमला करने जा रहा होगा। सरदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें लग रहा था कि राणा सांगा अब वास्तविकता से दूर हो चुके हैं। सरदारों को लगा कि अगर अभी बाबर से दोबारा युद्ध हुआ तो बचा खुचा मेवाड़ भी राख हो जाएगा। ये आत्महत्या होगी। क्या ये देश प्रेम था या राणा का पागलपन? सरदारों के लिए ये एक मुश्किल चुनाव था। एक तरफ उनका स्वामी, उनका भगवान, और दूसरी तरफ उनका अपना जीवन, उनका परिवार और उनका राज्य। इरीच या कालपी, इतिहास में ये दो जगहें उस काले दिन की गवाह बनी। जब सांगा ने आदेश दिया कि सेना कूच करेगी तो सरदारों ने तय कर लिया कि अब इस पागलपन को रोकना होगा। तलवार से नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि सांगा के सामने तलवार उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो कायरों का होता है। रात गहरी हो चुकी थी। तारीख थी 30 जनवरी 1528। जगह कालपी, मध्य प्रदेश। पूरे मिलिट्री कैंप में एक अजीब सा सन्नाटा था। ये वो शांत रात नहीं थी जब सैनिक सोते हैं। ये तूफान से पहले वाली शांति थी। कैंप के बाहर जनवरी की सर्द हवा चल रही थी, लेकिन राणा सांगा के खास सरदारों यानी नोबल्स के खेमे में पसीना बह रहा था। वहां एक साजिश पकाई जा रही थी। तंबू के अंदर मध्यम रोशनी थी। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। मेवाड़ के कुछ सबसे बड़े और भरोसेमंद सरदार एक घेरे में बैठे थे। उनकी आंखों में डर था। बाबर का डर नहीं, बल्कि अपने ही राजा के पागलपन का डर। वो जानते थे कि सुबह होते ही राणा सांगा आदेश देंगे आक्रमण, और वो ये भी जानते थे कि इस टूटी हुई सेना के साथ बाबर से लड़ना मतलब सामूहिक आत्महत्या। तभी उन सरदारों की आंखों ने एक दूसरे से बात की। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस नजरों का खेल था। एक खामोश समझौता हुआ। मेवाड़ को बचाने के लिए राणा को मरना होगा। इतिहास गवाह है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा युद्ध के मैदान में नहीं, खाने की मेज पर दिया जाता है। दृश्य को महसूस कीजिए। राणा सांगा अपने शाही खेमे में अकेले बैठे थे। उनके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। एक हाथ नहीं था, एक पैर जख्मी था, एक आंख नहीं थी, लेकिन उनकी बची हुई एक आंख में अभी भी प्रतिशोध यानी रिवेंज की आग धधक रही थी। वो नक्शे देख रहे थे, वो अगली सुबह की रणनीति बना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी अगली सुबह कभी नहीं आएगी। तभी खेमे का पर्दा हटा। रसोइया या उनका कोई बेहद करीबी विश्वास पात्र भोजन की थाली लेकर अंदर आया। थाल में दाल, बाटी और राजपूती व्यंजन थे। देखने में सब कुछ सामान्य था। खुशबू वही थी, रंग वही था, लेकिन उस भोजन में एक चीज अलग थी। कालकूट यानी जहर। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सेवक ने थाली राणा के सामने रखी। उसके हाथ शायद कांप रहे होंगे, माथे पर पसीना आया होगा, लेकिन राणा का ध्यान नक्शों पर था। उन्होंने सेवक का चेहरा नहीं देखा। राणा ने अपने उस हाथ को आगे बढ़ाया जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। खेमे के बाहर छिपे गद्दार सरदार पर्दों के पीछे से अपनी सांसें रोके देख रहे थे। क्या वो खाएंगे? क्या उन्हें शक होगा? एक पल के लिए राणा रुके। शायद उन्हें कुछ आभास हुआ। छठी इंद्री? नहीं, उन्होंने वो टुकड़ा दाल में डुबोया और मुंह में रख लिया। वो पहला निवाला नहीं था, वो मेवाड़ के इतिहास का पूर्ण विराम था। जहर गले से नीचे उतरा।
कुछ देर तक सब सामान्य रहा। राणा खाना खाते रहे, लेकिन फिर रसायनों ने अपना काम शुरू किया। अचानक राणा सांगा के सीने में एक तेज जलन उठी। ये जलन किसी तलवार के घाव की नहीं थी, ये जलन अंदरूनी थी। ऐसा लगा जैसे पेट में आग लग गई हो। उनके हाथ से निवाला छूट गया। वो शेर जो 80 घाव लगने पर भी खड़ा रहा था, आज अपनी ही गद्दी पर डगमगाने लगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने पानी मांगा, पानी, पानी। लेकिन जब उन्होंने सिर उठाकर अपने आसपास खड़े सरदारों को देखा तो उन्हें किसी की आंखों में चिंता नहीं दिखी। उन्हें दिखा तो बस एक सन्नाटा, एक ठंडापन। उस आखिरी पल में राणा सांगा को समझ आ गया होगा, दर्द जहर का नहीं था। दर्द इस बात का था कि ये जहर अपनों ने दिया है। वो लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। जिन सरदारों ने उनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो अब उनकी लाश के ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक युग समाप्त हो रहा था। रातों रात कहानी बदल दी गई। अफवाह फैला दी गई कि राणा की तबीयत युद्ध के घावों और बुखार से बिगड़ी है। लेकिन सच तो उस भोजन की थाली में बचा हुआ था, जिसे बाद में चुपचाप फेंक दिया गया। कालपी के उस खेमे में उस रात सिर्फ राणा सांगा नहीं मरे थे, उस रात भारत का भविष्य मर गया था। राणा को कालपी से आगे ले जाया गया। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शरीर नीला पड़ने लगा था। वो शेर जिसकी दहाड़ से मुगल सेना कांपती थी, अब पालकी में बेसुध पड़ा था। 30 जनवरी 1528, जगह बसवा या कालपी के पास का क्षेत्र। राणा सांगा ने अंतिम सांस ली। जरा सोचिए उस विडंबना को। वो इंसान जो बाबर की तोपों के सामने छाती तान कर खड़ा रहा, वो इंसान जिसने अपना हाथ, पैर, आंख सब कुछ मातृभूमि को दे दिया। उसे किसी मुगल तलवार ने नहीं मारा, उसे अपनों के डर और स्वार्थ ने मार डाला। सरदारों का तर्क था कि उन्होंने मेवाड़ को बचाने के लिए ऐसा किया। उन्हें लगा कि सांगा का बचना मेवाड़ का विनाश है। लेकिन क्या ये सच है? सच ये है कि सांगा की मौत के बाद मेवाड़ कमजोर हो गया। जो एकता सांगा ने बनाई थी वो बिखर गई। अगर सांगा जीवित रहते तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद बाबर का साम्राज्य इतना मजबूत न हो पाता। सांगा की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, वो उस प्रतिरोध की मौत थी जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा था। दोस्तों, कर्मा वॉल्ट का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिन सरदारों ने मेवाड़ को बचाने के नाम पर राणा सांगा को जहर दिया, क्या वो मेवाड़ को बचा पाए? नहीं। सांगा के जाने के बाद मेवाड़ में गृह युद्ध हुए, कमजोर राजा आए और आखिरकार चित्तौड़ को मुगलों के अधीन होना पड़ा। बाद में महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, लेकिन बीच का काल अंधकारमय था। ये इतिहास का कर्मा है। जब हम अपने रक्षक को ही मार देते हैं तो हम अपनी सुरक्षा भी खो देते हैं। राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। आज भी वहां उनकी छतरी मौजूद है। वो पत्थर गवाह है उस दर्द के, उस धोखे के। राणा सांगा हमें सिखाते हैं कि शरीर टूट सकता है लेकिन संकल्प नहीं। और उनकी मौत हमें सिखाती है कि कई बार महानतम नायकों का अंत किसी महाकाव्य की तरह नहीं बल्कि एक त्रासदी की तरह होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरदारों का फैसला सही था? क्या वो वाकई मेवाड़ को बचाना चाहते थे या अपनी जान? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास का ये काला सच और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं। मंगलवार को हम ला रहे हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें कर्मा वॉल्ट। जय हिंद।